राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विभागों से योजनाओं की जानकारी मांगी है। प्रमुख सचिव और एसीएस को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है। राज्यपाल ने सौजन्य मुलाकात के दौरान अफसरों को विभाग का प्रेजेंटेशन भी देना होगा और यह पहली दफा है जब किसी राज्यपाल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी मांगी है। यह अपने आप में बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है। राज्यपाल अमूमन सौजन्य मुलाकात करते हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल जब से उन्होंने ये कुर्सी संभाली है राज्यपाल की, और तब से ही वो एक्शन में हैं। और अब जो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, वो पहली दफा ऐसा हो रहा है जब प्रमुख सचिव और सीएस को मिलेंगी और उन अफसरों को प्रेजेंटेशन देना होगा, वो भी योजनाओं का प्रेजेंटेशन देना होगा। अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जरा बताइए आप, ये बहुत अहम है क्योंकि आप भी पिछले काफी दिनों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या आपका तजुर्बा कहता है, क्या कभी किसी राज्यपाल ने इस तरह से योजनाओं के प्रेजेंटेशन के लिए अधिकारियों को कहा है? देखिए राम, ये पहला मौका है जब किसी राज्यपाल ने इस तरीके से प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र लिखकर ये कहा हो कि जब वो उनसे सौजन्य मुलाकात करने के लिए आए तो विभाग की योजनाओं का खाका लेकर आए और उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि वो सरकार की योजनाओं से रूबरू हो सके। ये पहला मौका है जब किसी राज्यपाल ने पत्र लिखा है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सभी विभागों से वार्षिक प्रतिवेदन भी मांगा है, यानी कि कौन सा विभाग ने साल भर में क्या काम किया, इसकी जानकारी भी उन्होंने तलब की है। इससे पहले उन्होंने सभी कुलपतियों को भी पत्र लिखकर इस बात का अनुरोध किया था, इस बात के निर्देश दिए थे कि जितने भी कुलपति हैं वो अपने विश्वविद्यालयों का वार्षिक कैलेंडर लेकर आए कि उनके विश्वविद्यालयों में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ तक ये माना जा सकता है क्योंकि राज्यपाल को कुलाधिपति भी कहा जाता है और तमाम जो विश्वविद्यालय होते हैं वो उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हैं और पूरे प्रशासनिक कामकाज का ब्यौरा वो ही देखते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक्शन में दिखाई दे रही हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब उनकी दिलचस्पी न सिर्फ कुलपतियों के कामों में है बल्कि राज्य सरकार के कामकाज पर भी अब उनकी कड़ी नजर होगी। और यही कारण है कि तमाम योजनाओं की जानकारी उन्होंने विभाग प्रमुखों से मांगी है। बिल्कुल अनुराग, एक सवाल और भी है। जब आनंदीबेन पटेल के नाम की घोषणा हुई तब भी कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए गए, और अब जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली दिख रही है, जिस एक तरह से एक्शन मोड में आनंदीबेन पटेल दिख रही हैं, इसके क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी हैं कि अगर अधिकारियों से ये कहा जा रहा है कि आप आइए, योजना बताइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, एक साल में क्या किया वो बताइए, क्या सरकार का पूरा गणित भांप लेना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए, यदि हम राज्य सरकार की बात करें तो वो अपनी योजनाओं का बखान करने से कहीं भी नहीं चूकती है, लेकिन क्योंकि आनंदीबेन पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और इस साल प्रदेश में चुनाव होना है, तो किस तरीके से योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, ये तमाम बातों की जानकारी वो ले लेना चाहती हैं ताकि केंद्रीय स्तर पर या बड़े स्तर पर यदि कोई जानकारी मांगे जाए तो प्रदेश के कामकाज का वो ब्यौरा वहां पर पेश कर सकें। यानी प्रदेश में योजनाओं की हकीकत क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेकर वो ऊपर स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। अभी जिस तरीके से लगातार वो एक्शन मोड पर हैं, उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है, तमाम विभागों को पत्र लिखना शुरू कर दिया। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि चुनाव से पहले आनंदीबेन पटेल ये जान लेना चाहती हैं कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं की हकीकत क्या है और यदि कहीं कोई कमी है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए। यानी कि पूरे के पूरे सरकार के कामकाज पर कड़ी नजर राज्यपाल रखना चाहती हैं और यही कारण है कि वो तमाम विभागों को पत्र लिखकर इस बात का प्रेजेंटेशन मांग रही है कि उनके विभागों की गतिविधियां क्या हैं और किस तरीके से वो प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग श्रीवास्तव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में, जब से बीजेपी की सरकार है, कि ये प्रमुख सचिव और सीएस को पत्र लिखकर विभागों की जानकारी कोई राज्यपाल मांग रहा हो और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देने के लिए अधिकारियों से किसी राज्यपाल ने कहा हो। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे पर
रेप और अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। छात्रा की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। महिला थाने में छात्रा ने डीआईजी को चिट्ठी लिखकर इस बात की शिकायत की थी और चिट्ठी के आधार पर पुलिस ने अब हेमंत कटारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पिछले काफी दिनों से विवादों में है हेमंत कटारे और छात्रा के अलग अलग तरह के वीडियो भी इस बीच सामने आते रहे। पहला वीडियो आया जिसमें हेमंत कटारे पर रेप का आरोप लगाया, उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। दूसरा वीडियो आया जिसमें यह कहा गया कि मैं तो प्रैंक कर रही थी, मैं माफी मांग लेती हूं हेमंत कटारे से। इसके बाद एक जो इस मामले का आरोपी है विक्रमजीत, उसका वीडियो आया। उसने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में जबरन वो वीडियो छात्रा से बनवाया गया और अब यह खबर मिल रही है कि छात्रा ने शिकायत की और हेमंत कटारे पर एफआईआर हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कहा है छात्रा ने? क्योंकि दो वीडियो सामने आए, एक में आरोप लगाए थे, दूसरे में माफी मांगी थी। इस एफआईआर का क्या मजमून है? जी बिल्कुल राम, इस वक्त बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और जो युवती पर आरोप के बिना पर जो है क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और ब्लैकमेलिंग के तहत गिरफ्तार करने के बाद युवती को जेल भी भेज दिया था। लेकिन अब उसी युवती ने जेल के अंदर रहकर एक चिट्ठी जो है डीआईजी भोपाल को देखो, इस चिट्ठी में साफ तौर से लिखा कि उसके साथ गलत काम हुआ है, उसका अपहरण किया गया, जबरिया उसके साथ जो है ये कारण रहा कि महिला थाने में जो है हेमंत कटारे के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। साथ में अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ है। बजरिया थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ है जो 30 जनवरी को बंदूक की नोक पर। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं मनोज। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यह मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है। शुरुआत से जरा इसको आप समझिए। हेमंत कटारे कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने शिकायत की क्राइम ब्रांच से कि एक लड़की उनसे हनी ट्रैप में उन्हें फंसाकर उनसे पैसे की डिमांड कर रही है, उसको आप गिरफ्तार कीजिए। हेमंत कटारे के कहने पर पुलिस कार्रवाई करती है। आनन फानन में उस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। उस लड़की का उसी दरमियान वीडियो वायरल हो जाता है और उस वीडियो में वो साफ साफ कहती है कि हेमंत कटारे रेपिस्ट हैं। उनके चरित्र पर सीधे सवाल उठाए उस लड़की ने। और इसके बाद एक और वीडियो सामने आया। हालांकि हेमंत कटारे सफाई देते रहे कि यह वीडियो फेक है, गलत आरोप है। दूसरा वीडियो सामने आ गया और उस वीडियो में कहा गया कि मैं प्रैंक कर रही थी, मैं हेमंत से माफी मांगना चाहती हूं, मैं सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाना चाहती थी। और इसके बाद जो वीडियो आया उसने उस पर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। जो मुख्य आरोपी इस मामले का बताया जा रहा है विक्रमजीत, की जिसने यह पूरा साजिश रची, उसने कहा कि पीड़ित छात्रा है और उस पर जबरन फोर्स करके उससे यह वीडियो बनवाया गया पुलिस की कस्टडी में। हालांकि जब मीडिया ने इस छात्रा से बात करने की कोशिश की थी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब एफआईआर का दर्ज हो जाना और अंदर जब वो जेल भेजी गई, जेल के अंदर से यह शिकायत करना कि उसके साथ गलत काम हुआ है, उसको किडनैप किया गया और उसके साथ रेप हुआ, तो ये एफआईआर अपने आप में इस मामले को और पेचीदा बना रही है। मनोज, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि एक तरफ पहला वीडियो जिसमें रेप के आरोप, दूसरा वीडियो जिसमें कहा गया कि मैं प्रैंक कर रही हूं, माफी मांगती हूं, और फिर एफआईआर दर्ज करा देना, कितना गहरा रहा है ये मामला? जी बिल्कुल राम, क्योंकि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है वो महिला थाने में जो फरियादिया है, जो आरोपी थी पहले, लेकिन अब वो फरियादिया बन गई है और जेल में बंद है। फिलहाल उसकी शिकायत पर एक चिट्ठी उसने लिखी थी डीआईजी भोपाल को। उसकी चिट्ठी के आधार पर रेप का मामला जो है हेमंत कटारे पर दर्ज हुआ है। साथ में जो युवती है जो कि पहले आरोपी थी, अब फरियादिया बनी है रेप के मामले में और हेमंत कटारे उसमें अब आरोपी बन गए हैं। उसकी मां की शिकायत पर 31 जनवरी को उसकी मां ने डीआईजी भोपाल से मिलकर ये शिकायत की थी कि जो वीडियो जो महिला का जारी हुआ था, जो युवती थी उसकी मां का वीडियो जारी हुआ था, उसमें वो ये कह रही थी कि जो फरार आरोपी है विक्रमजीत, उसके कहने पर उसके बेकाबू में आकर उसकी धमकी के कारण उसने ये वीडियो जारी किया। लेकिन अब जो है मां की शिकायत पर बजरिया थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। अपहरण के धारा में ये एफआईआर दर्ज हुई है और
हेमंत कटारे के साथियों पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि उसकी मां का अपहरण किया गया, साथ में उसकी मां को बंदूक की नोक पर गाड़ी के अंदर ये वीडियो बनाया गया। तो अब 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। जिस तरीके से पहला वीडियो जो आया था युवती का, जिसमें मनोज आप हमारे साथ ही रहिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर आपको इस पूरे मामले को लेकर? एक के बाद एक पहले नए वीडियो सामने आए, विक्रमजीत जो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया उसके वीडियो सामने आए, और अब जेल के अंदर से एक शिकायत डीआईजी को छात्रा ने की और उस पर अब एफआईआर दर्ज हो गई हेमंत कटारे के खिलाफ। आपको क्या लगता है? देखिए राम, पहला विषय तो जो कानून की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन तो सभी को करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हों। लेकिन जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम हुआ, और मुझे तो अभी आपके द्वारा मालूम पड़ा कि इस प्रकार का कोई विषय सामने आया है और जेल से एफआईआर किसी के आवेदन पर आए, तो प्रथम दृष्टया षड्यंत्र का संदेह होता है। और मैंने तो पहले दिन भी इस विषय पर कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये मामला इतना संगीन है और ये किसी के भविष्य से जुड़ा है, किसी के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा है, तो इसकी गंभीर और किसी बड़ी एजेंसी से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसको क्या सियासत प्रभाव डाल रही है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको लग रहा है? क्योंकि लड़की की मां पहले कह रही थी कि जो षड्यंत्र है वो विक्रमजीत का है, उसकी बच्ची को फंसाने की कोशिश हुई है, बच्ची के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, और जेल के अंदर से वही बच्ची यानी कि वही छात्रा जिसके ऊपर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप है, वो एफआईआर के लिए आवेदन दे रही है डीआईजी को। ये कुछ पॉलिटिकल आपको लगता है घालमेल हो रहा है? राम, निश्चित तौर पर मैंने इसीलिए तो और इशारा किया आपसे कि जेल से ही आवेदन आ जाए। जेल जाने के पहले जो बयान मैंने मीडिया के माध्यम से देखे थे, उसमें उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उसके साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं हुआ है, और उसने विक्रमजीत के, ये छात्रा के भी बयान थे, और उस पर तमाम प्रकार की वीडियो वायरल। इसलिए मैंने कहा कि विषय स्पष्ट तौर पर राजनीतिक रूप से बदला लेने का प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, और इस मामले में कांग्रेस की मांग बहुत साफ है कि किसी बड़ी एजेंसी से निष्पक्ष इस विषय की जांच कराई जाए, क्योंकि विषय किसी युवती के भविष्य का और किसी नौजवान विधायक के राजनीतिक भविष्य का है, तो इस पर गंभीरता से जांच होना चाहिए। उसके बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जेल से एफआईआर दर्ज हो रही है वो निश्चित तौर पर संदेह को जन्म देता है। राम, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि अब हेमंत कटारे पर एफआईआर दर्ज हुई है और हेमंत ने संभवतः दावा किया था, आपको ये शायद याद होगा, कि बहुत सारे जो ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, जब उनसे पैसे की डिमांड की गई, उनके पास वो तथ्य हैं और वो बहुत जल्दी देंगे भी, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आया कि किस तरह से उन्हें ट्रैप में फंसाया गया और कैसे उनसे कहा गया कि आप 2 करोड़ रुपए दीजिए। कुछ ऐसे अब तथ्य रखेंगे क्या हेमंत? नहीं, अब ये तो हेमंत अपने वकीलों से बातचीत करके सारे मामले में आगे बढ़ रहे हैं अब तक, तो मुझे लगता है कि वो जरूर अपने वकीलों से बातचीत करेंगे, और जैसा लीगल प्रोसेस होगा कि कहाँ किस ऑडियो वीडियो को जारी करना है, किसको नहीं करना है, ये कानूनी विषय है। और मुझे याद आता है कि हेमंत ने बहुत साफ तौर पर संभवतः आपके अभी कहा था कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कानून की व्यवस्था का, पुलिस का सम्मान करता हूँ। जब चीजें जांच एजेंसी के पास हैं तो मैं उन चीजों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, ये हेमंत ने कहा था। तो मुझे नहीं लगता, और कानून का मामला है, चूंकि उन पर क्रॉस एफआईआर हुई है तो अपनी सफाई में कुछ तो मेरा ख्याल है कि वो बताएंगे। अब ये हेमंत पर निर्भर करता है राम, कि वो क्या बताते हैं, उनकी वकीलों से क्या बातचीत हुई है। पर जहां तक मैं समझता हूं कि यदि हेमंत कटारे पर प्रकरण दर्ज हुआ है तो उनको तो सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए और जांच एजेंसियों का सामना करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि इसमें एक सियासी साजिश उन्हें दिखाई दे रही है कि आखिर कैसे जिस लड़की की मां ये कह रही है कि उसकी लड़की को फंसाया गया और वो षड्यंत्र का शिकार हुई है, उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, उसने कैसे जेल के अंदर से चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखने के बाद उस पर तुरंत अमल भी हो गया, तुरंत एक्शन भी हो गया और एफआईआर भी हो गई, वो भी गंभीर धाराओं में कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला थोड़ा सा और पेचीदा, थोड़ा सा और उलझता अब जा रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी चीजें इसमें जुड़ती जा रही हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। और अब ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो तथ्यों के आधार पर कैसे इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी करती है। हालांकि इस मामले में आपको एक मोटी चीज बता दें, वो ये है कि हेमंत कटारे का मोबाइल फोन पुलिस ने मंगवाया था और हेमंत कटारे ने संभवतः मेरी जानकारी के मुताबिक वो
अपना मोबाइल फोन पुलिस को दे भी दिया है, जिसके जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जो व्हाट्सएप की इमेजेस, चैट की इमेजेस छात्रा ने वायरल की थी, वो क्या हेमंत कटारे के मोबाइल से मैच करती हैं। हालांकि इरेज भी की जा सकती है, ये अपने आप में सवाल है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास, अगर क्राइम ब्रांच के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो मैच करा सकते हैं, तो वो कम से कम करने की कोशिश पुलिस पहले से ही कर रही है।